जगन जब वापस होटल पहुंचा तो सांझ ढल रही थी। बंदूक सिंह और प्यारी कमरे में ही थे। अजीब व्यवहार किया जगन ने। प्यारी की ओर ऐसे देखा जैसे उसे पहली बार देख रहा हो। आपकी तारीफ? उत्तर दिया बंदूक सिंह ने। आप है कुमारी स्वर्णलता। ओह, हमारे केस में वायदा माफ गवाह। शरारत से प्यारी मुस्कुराई, हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते। आपके दर्शन पाकर खुशी हुई। मैं झाऊमल नहीं हूँ। हाय, आपने तो मेरे प्रेमी की याद दिला दी। सचमुच रिकॉर्ड तोड़ प्रेमी है। सो तो है ही। एक साथ तीनों ही हंसे। मैडम स्वर्णलता जी, आपके झाऊमल को मान गए। मानी हुई हस्ती तो वह पहले से ही है। एक मजनू पुराने ज़माने में हुआ था। वह लैला लैला पुकारता रेगिस्तानों में मर खप गया। झाऊमल मॉडर्न सजनू है। उसके लिए लैला नहीं, लैलाए झाऊमल झाऊमल चिल्लाती फिर रही है। यानी झाऊमल की किसी और लैला के भी दर्शन हुए? बंदूक सिंह ने पूछा। एक नहीं, दो। बहुत अच्छे। पिछली सीट पर अगल बगल दो लैलाए और बीच में झाऊमल जी। आगे की सीट पर दोनों लैलाओं की अम्मा। उत्सुक प्यारी ने पूछा, यानी कार में? जी हाँ, कार में। कार रोकी गई तो झाऊमल जी ने फरमाया, तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। तो तीर्थ यात्रा पर गए? गए ही नहीं, असली तीर्थ पर पहुँच गए हैं। कृष्ण जन्म कंस की जेल में हुआ था। झाऊमल निर्वाण प्राप्त करने के लिए फिद्दे मियाँ उर्फ चचा मियाँ के लॉकअप में बंद है। प्यारी के चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठी। इसका मतलब यह है कि वह गिरफ्तार हो गया? हाँ, जगन ने बैठते हुए कहा। अब तुम्हारे रुपयों की खैर नहीं है, दावत देनी ही होगी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। बंदूक यार देखो तो क्या मुसीबत है। आपके लिए दावत का बुलावा है। बको मत, फ़ोन सुनो। मैं 2 बार सुन चुका हूँ। चंद्रकांत जी का फ़ोन है, वह आपसे बात करना चाहते हैं। चंद्रकांत? खैरियत तो है? एकदम नया शिगुफा। शिगुफा? जी हाँ। बंदूक सिंह की ओर चकित दृष्टि से देखते हुए जगन ने फ़ोन उठाया। जगन, केंद्रीय खुफिया विभाग। उधर से आवाज़ आई। मैं चंद्रकांत बोल रहा हूँ। नमस्कार नाना जी, मैं आपसे तुरंत मिलना चाहता हूँ। अगर आपको आने की सुविधा न हो तो मैं आपके होटल आ जाऊँ? कैसी बात करते हैं, आप मेरे नाना जी हैं। मैं 1 घंटे के अंदर आपकी सेवा में पहुँच रहा हूँ। अवश्य, 101% अवश्य, जगन ने रिसीवर क्रेडिल पर रखते हुए कहा। यार बंदूक जी, एक प्याली चाय पिलवाओ भाई, पता नहीं नाना जी को क्या तकलीफ़ है। बंदूक सिंह ने फ़ोन उठाकर चाय का ऑर्डर दे दिया। फिर कहा, नाना जी अपनी तकलीफ़ तो मुझे बता चुके हैं, परंतु इलाज आपसे ही कराना चाहते हैं। यानी? कावेरी। कावेरी को क्या हुआ? वही जो उसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यानी? प्रेत रोग। वेरी गुड। प्रेत रोग से तो खैर निपट ही लेंगे, परंतु तुम्हारे साथ जो ये साक्षात चुड़ैल खड़ी है, इसका क्या होगा? चुड़ैल अपने घर जाएगी। कार से तीनों चलेंगे। आपको चंद्रकांत जी के यहाँ छोड़ता हुआ इसे राजापुरी छोड़ाऊंगा। लौटते समय आपको वहीं से ले लूँगा। सोच लिया है? सोचना क्या है, जो करना चाहिए था वो कर चुका। श्री वनराज सिंह विक्रमपुरी आकर लाइन हाजिर हो गए हैं। यहाँ से सोमदत्त नामक इंस्पेक्टर गए हैं। जब वह चार्ज लेने जा रहे थे तब मैंने उन्हें समझा दिया था, मामला एकदम फिट है। यानी आज दादा को भी आराम से सोने का मौका दोगे? हरगिज़ नहीं, ये जुदा बात है कि आप झाऊमल को ऐसा अवसर दे। जगन मुस्कुराया। बेचारा झाऊमल। चाय आ गई। चाय पीते समय भी जगन ने 2 बार कलाई घड़ी की ओर देखा और फिर चक्कर शुरू। तब जबकि जगन को चंद्रकांत के आवाज़ में उतारा, तभी प्यारी पीछे की सीट से उठकर बंदूक सिंह के पास आगे की सीट पर आकर बैठ गई। परंतु बंदूक सिंह ने इस बात का नोटिस नहीं लिया। जैसे ही कार विक्रमपुरी की सीमा से बाहर निकली, ए मिस्टर, प्यारी ने टोका। मुझसे कुछ कहा? गाड़ी धीमे चलाओ ना। क्यों, डर लगता है क्या? बुद्धू हो। अच्छा, ज़रा आसमान की ओर तो देखो। आसमान में क्या प्रेत नाच रहे हैं? फिजूल की बात।
देखो ना, बादलों के बीच चांद कितना प्यारा लग रहा है। देखती रहो। तुम नहीं देखोगे? नहीं। क्यों? बंदूक सिंह ने उत्तर नहीं दिया। कार की स्पीड भी यथावत थी और प्यारी, वो तो साक्षात चंचला होठी थी। ए साहब। जी मेम साहब। आगे नहर के पुल पर कार रोकना। किस लिए? चांद को पानी में देखूंगी, बड़ा अच्छा लगेगा ना। सुनो। जी। चांद और बदला के बारे में मत सोचो, नहर और पानी को भी भूल जाओ। क्यों? माना कि वनराज राजापुरी में नहीं है, परंतु वनराज के चेले चाटे यही है। क्या समझते हो कि मैं उनसे डरती हूँ? जानता हूँ कि नहीं डरती हो, परंतु मैडम प्यारी, आदमी वो खतरनाक जीव है जो सांप को नचाता है और हाथी से लेकर शेर भालू तक सभी का शिकार करता है। यानी भूल गए? क्या भूल गया? मुझे चुड़ैल कहा था ना। सो तो कहा था। चुड़ैल का शिकार कोई कर सकता है? चुड़ैल जाने, आप नहीं जानते। कुछ और जानता हूँ। क्या? जितनी जल्दी हो सके चुड़ैल से पिन छुड़ाकर भाग जाना चाहता हूँ। भाग सकोगे? चुड़ैल के साथ रह भी तो नहीं सकूँगा। चुड़ैल से भाग सको तो जानो। प्यारी ने बंदूक सिंह की बात थाम ली, परंतु बंदूक सिंह, उसने कार की रफ्तार अब भी धीमी नहीं की थी। बादल, चांद और चुड़ैल, वह किसी से भी प्रभावित नहीं था। चंद्रकांत इतने आतुर थे कि जगन की प्रतीक्षा में बाहर बरामदे में ही टहल रहे थे। कार से उतरते ही जगन ने कहा, प्रणाम नाना जी। उनके निकट पहुंचा और तनिक झुककर पाँव छूने का उपक्रम किया। अरे रे ना भाई, इस औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। राजनीति में पाँव घुमाने वाले और पाँव छूने वाले दोनों को ही संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। मैं राजनीति में नहीं हूँ नाना जी। मैं तो हूँ भाई, और गैर राजनीतिक उलझनों में ऐसा उलझा हूँ कि खैर, यही बैठे, आओ। वह दोनों बरामदे में पड़ी कुर्सियों पर ही बैठ गए। चंद्रकांत बोले, मैंने भी कावेरी को अपने यहाँ रखकर अच्छा खासा सिर दर्द मोल ले लिया है। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि शायद तुम मेरी सहायता कर सको। आज्ञा दीजिए। अगर कावेरी मेरे घर से, मेरा मतलब है कि विक्रमपुर से चली जाए, तो तुम लोगों को ऐतराज़ तो नहीं होगा? प्रश्न ये है कि क्या उसका जाना ज़रूरी है? समझ लो कि ज़रूरी है। क्यों? ये तो ठीक है कि संविधान की दृष्टि से स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, परंतु आमतौर से भारत की स्त्रियाँ, अब तुम मेरी ही स्त्री का उदाहरण लो, यानी नानी जी का। हाँ, वो सपनों की टेलीपैथी द्वारा अपनी लड़कियों के परिवारों से कुछ इस प्रकार जुड़ी हुई है कि कभी कभी बड़ी झुंझलाहट होती है। सुबह जाकर इत्मीनान से चाय पीने बैठे हैं कि देवी जी शुरू हो जाएंगी। सुनते हो, आज मैंने रन्नू को सपने में देखा, या बिरजू को, या पन्नी को, या पप्पू को। बाजे बज रहे हैं जैसे कहीं आसपास ही शादी हो, कहीं बीमार न हो, कहीं कुछ हो न गया हो। जरा फ़ोन करके पूछ तो लो। कभी कभी इस प्रकार मूर्खता सहन भी करनी पड़ती है और नतीजा होता है कि समय खराब होता है। ट्रंक कॉल के लिए ऑपरेटरों की दया पर 10 ज़रूरी काम छोड़कर प्रतीक्षा में बैठे रहना। नानी जी की बात छोड़िए, उनकी तो कोई समस्या नहीं है ना। स्त्री के मनोविज्ञान का एक उदाहरण है ना। अब 2 दिन से कावेरी ने उधम उठा रखा है। क्यों? कहती है कि मैंने बाबू सिंह के प्रेत को देखा है। क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही कहती है और निरंतर आंसू बहा रही है। अब मैं उसे ये समझाने में असफल रहा हूँ कि बाबू सिंह जिंदा है। उसे विश्वास है कि बाबू सिंह मर चुका है। रोने धोने की भी कोई बात नहीं है। उसने 2000 रुपये मांगे हैं, वो भी दिए जा सकते हैं, परंतु वह विक्रमपुरी छोड़कर जाना चाहती है। ऐसा तुम्हारी आज्ञा के बिना कैसे संभव है? वो कहाँ जाना चाहती है? पहले अपने गांव जाना चाहती है, यानी उस गांव जहाँ वो ब्याही गई थी। फिर वहाँ से बिहार जाना चाहती है, यानी गया, पति का पिंडदान करने। तो उसे जाने दूँ? नहीं, परंतु उसका विलाप उसे कैसे समझाना होगा? आप चिंता मत कीजिए, उसे समझाने का काम मेरा है। अलबत्ता आपको बीच में नहीं पड़ना होगा। उसे समझाओगे तो एक प्रकार से मेरी सहायता ही करोगे, भला बीच में मैं क्यों बोलूँगा? आप सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं नाना जी, जानते हैं ना, समझाने की राजनीति के 4 सिद्धांत होते हैं, साम दाम दंड भेद। जानता तो सभी कुछ हूँ, परंतु वो बेचारी दुखी लड़की है। आप इस मामले में अधिक मत सोचिए। खैर, समझा देखो। जी हाँ, आया हो तो समझाऊंगा ही।
तो चलो, चलकर ड्राइंग रूम में बैठो। शायद वो अपने कमरे में होगी, मैं उसे भेजता हूँ। कुछ मिनट और बैठिए। कहो, यानी सारा विश्वास स्वप्न पर आधारित है ना? नहीं। यानी? अजीब सी बात कहती है वो। उसके अनुसार वह प्रातः 4 बजे जागी थी। 4:30 बजे स्नान करके वह पूजा के लिए फूल तोड़ने पिछवाड़े की फुलवारी में गई। उसका कहना है कि तभी उसने बाबू सिंह के प्रेत को देखा। प्रेत ने उससे कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, रोटी दो। तभी वह चीख कर बेहोश हो गई। बस? हाँ, उसकी चीख सुनकर मेरी पत्नी फुलवारी में गई तो वहाँ उसे बेहोश पड़े पाया। परंतु आपके दरवाजे पर तो सुरक्षा गार्ड हर समय पर रहते हैं। हाँ, चीख सुनकर एक सुरक्षा गार्ड भी वहाँ पहुँचा। फिर उसने दूसरे गार्ड को भी बुलाया। दोनों मिलकर ही अचेत कावेरी को उठाकर अंदर कमरे में लिटा गए थे। सुरक्षा गार्डों ने भी तो खोजबीन की होगी। कुछ विशेष नहीं। रात की ड्यूटी पर वो 2 थे। घटना के बाद भी उन्होंने अधिक देर गेट छोड़ना उचित नहीं समझा। सुबह जब ड्यूटी बदली तो उन्होंने खोजबीन की और कावेरी के विश्वास की पुष्टि की। कैसे? उनका कहना है कि पिछवाड़े की दीवार 7 फीट ऊंची है। यूँ उसे फान कर कोई मनुष्य आ सकता है, परंतु अगर ऐसा होता तो हर हालत में आहट होती और उन्हें पता लगता। शायद वो ठीक कहते हैं, परंतु आपसे ज़रूर चूक हुई है नाना जी। मुझसे? जी हाँ, आपको हमें सूचना देनी चाहिए थी। दरअसल बेहोश कावेरी, डॉक्टर को बुलाना, होश में आने पर कावेरी का रुदन, मैं बड़ी ही अजीब स्थिति में पड़ गया था। खैर, अच्छा नाना जी, आप भूत प्रेतों पर विश्वास रखते हैं? भाई, मैंने अपने धंधे के अलावा फालतू बातों पर कभी सोचा ही नहीं। तब उठिए, कावेरी से बात कर लेना ही उचित रहेगा। उस दुखी लड़की को समझा सकोगे ना? मैं तो नाना जी इतना जानता हूँ कि फ़िलहाल उसे ये शहर नहीं छोड़ना है। अगर वो आपके यहाँ नहीं रहेगी तो उसे नारी निकेतन में भेजा जा सकता है। अगर वो वहाँ नहीं रही तो फिर जेल ही बाकी रह जाएगी। चंद्रकांत को विस्मय हुआ। उन्हें नाना जी कहने वाला मृदु स्वभाव का युवक यकायक कठोर कैसे हो गया? कावेरी ड्राइंग रूम में आई, एकदम बदली बदली सी। उसने सफ़ेद धोती लपेट रखी थी। शरीर पर कोई भी सुहाग चिन्ह नहीं था। यूँ ऐसी ही वेशभूषा में जगन ने उसे पहली भेंट में भी देखा था, परंतु आज उसका चेहरा कांतिहीन था, जैसे उदासी की चलती फिरती मूर्ति हो। परंतु जगन, अजीब रुख अपनाया उसने। वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। धोती के छोर से उसने अपनी सूजी हुई गीली आंखें पूछी। जगन ने उससे बैठने को भी नहीं कहा। पूछा, ये क्या उधम मचा रखा है? वह मौन रही। अलबत्ता आंखें तनिक खुली, चेहरे पर रोज झलका। तो तुमने प्रेत देखा है? हाँ, वो बोली। कैसा होता है प्रेत? मैंने आज तक नहीं देखा। आपने मुझे यही पूछने के लिए बुलाया है? हाँ, फिजूल की बातों का मेरे पास जवाब नहीं है। मैं जाती हूँ। कहा? अपने कमरे में। यह तुम्हारा कोई कमरा नहीं है। दूसरों को इतना मूर्ख मत समझो कि तुम उल्लू बनाती रहोगी और सब बनते रहेंगे। चंद्रकांत जी अब तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे। मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। कहाँ? अपनी ससुराल के गाँव। मेरे प्रेत पति की आत्मा भटक रही है, मुझे उनका श्राद्ध करना है। फिर गया आऊँगी अपने पति की आत्मा को पिंड देने। यानी बेचारे वृद्ध चंद्रकांत जी को जेल भिजवाना चाहती हो? क्या कह रहे हैं आप? एकदम ऐसी दूध पीती बच्ची तो हो नहीं जो तुम्हें कबूतर पढ़ाना पड़े। चंद्रकांत जी ने तुम्हारे कारण अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई है। आरोप तुम्हारा है, उन्होंने तो केवल उसे प्रस्तुत किया है। जब तुम ही साक्षी के लिए मौजूद नहीं रहोगी तो जगेश चंद्र कह सकते हैं कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में आरोप झूठा भी साबित हो जाएगा। क्या स्थिति होगी चंद्रकांत जी की? तनिक उलझन सी अनुभव की कावेरी ने। स्वर तनिक नम्र हुआ, बोली, गया में पिंड भरकर मैं लौट आऊँगी। तुम्हारी बात का विश्वास कौन करेगा? चाचा जी करेंगे। अगर उन्हें विश्वास होता तो वो मुझे नहीं बुलाते। अगर मान भी लूँ कि वह विश्वास करेंगे तो मैं नहीं करूँगा। दिल्ली से यहाँ भाड़ झोंकने नहीं आया हूँ। जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक रहना विक्रमपुरी में ही पड़ेगा। चंद्रकांत जी अब तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मैंने स्त्री पुलिस को बुलवाया है, वो तुम्हें जेल पहुँचा देगी। चाहो तो अंदर जाकर चाचा चाची से विदा ले आओ। सुनकर कावेरी सन्न रह गई और इतना कहने के बाद जगन ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया और सिगरेट सुलगाने लगा।
कर्तव्य विमूढ़ता की अवस्था में वह ठगी सी खड़ी थी। कुछ क्षण बीते, फिर बड़ी कठिनता से रुलाई रोककर आंसू पोंछते हुए वो बोली, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? जगन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो दूसरी ओर देख रहा था और सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। वो फिर बोली, मेरी बात सुन लीजिए। स्वर ऐसा था मानो रो रही हो। अब जगन ने दृष्टि फेरी, कहा, बैठो। वो बैठ गई। साफ साफ ये कहो कि तुमने कैसे देखा, क्या देखा? कुछ क्षण वो मौन रही, आंखें पोंछती रही। वो बोली, सुबह का समय था। स्नान के बाद मैं पूजा के लिए फूल लेने फुलवारी में गई। सुबह होने में देर थी, वातावरण में अंधेरा था। चौंक कर उसने जगन की ओर देखा। उजाले के लिए मैंने बरामदे के बाहर लगी लाइट जला ली थी। वह ट्यूब लाइट नहीं थी, परंतु अंधेरा नहीं था। मैं उसी बल्ब लाइट में तो फूल तोड़ रही थी। मैंने देखा कि वह दाढ़ी बड़ी हुई थी ना? हाँ, बाल ऐसे उलझे हुए थे जैसे न संवारा गया हो न तेल डाला गया हो। पतलून फटी हुई थी। और बुशर्ट, उसे यानी बुशर्ट को ही तुमने पहचाना? हाँ। उन्होंने पेट पर हाथ रखकर कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, रोटी दो। और इसके बाद तुम बेहोश हो गई। भूखे पति को बैठाया नहीं, खाना नहीं खिलाया। कावेरी, सही बात यह है कि तुम ठगी गई। चमत्कृत सी वो जगन को एकटक देख रही थी। दाढ़ी हो तो शक्ल का बहुत बड़ा भाग दाढ़ी में छुप जाता है, परंतु सही बात यह है कि सिर्फ बुशर्ट देखकर ही तुमने अनुमान लगा लिया कि ठग तुम्हारा पति है। ठग? हाँ, अंधेरा था ना, तुम पहचान नहीं सकी कि सामने तुम्हारे पति नहीं, जगेश चंद्र का भेजा हुआ एक ठग खड़ा रोटी मांग रहा है। अगर चाहो तो मेरे साथ चलो। वो आदमी आज भी जगेश चंद्र के यहाँ ही है। बम्बई में नाटकों में काम करता है। उसकी दाढ़ी नकली थी, बालों में राख मल रखी थी और कपड़े तुम्हारे पति के ही थे। तुम वहाँ अपने पति के कई जोड़े कपड़े छोड़ आई हो ना? दरअसल जगेश चंद्र यही तो चाहता है कि किसी तरह तुम विक्रमपुरी से चली जाओ। जैसे ही तुम चंद्रकांत जी का मकान छोड़ोगी, जगेश चंद्र के गुंडे तुम्हारे पीछे लग जाएंगे और जहाँ भी मौका पाएंगे काट कर फेंक देंगे। मुझे तुमसे दुश्मनी नहीं है। अगर तुम्हें जेल भेजने के लिए स्त्री पुलिस बुलाई है तो सिर्फ इसलिए कि कहीं मूर्खता में अपनी जान न गवा बैठो। परंतु मैं मानता हूँ कि प्रेत होते हैं, परंतु प्रेत के पास शरीर नहीं होता। जब शरीर नहीं होता तो मुंह और दाढ़ी होने का सवाल ही नहीं है। कावेरी असमंजस की स्थिति में थी। जगन कहे जा रहा था, प्रेत बोल भी नहीं पाते। अगर उन्हें कुछ कहना होता है तो किसी दूसरे के सिर पर सवार होकर कहते हैं। वो मौन थी। जाओ, एक दो जोड़ी कपड़े भी साथ ले लो। जेल में जब तक किसी को सजा न हो जाए तब तक जेल में कपड़े नहीं मिलते। झिझकती सी वो बोली, तो क्या सचमुच वो मेरे पति का प्रेत नहीं था? बताया ना, जगेश चंद्र की ठग विद्या थी। परंतु जगन से सचमुच वह भयभीत हो गई थी, अलबत्ता चमत्कृत भी थी। फिर भी जाने क्या कहना चाहती थी, परंतु कहने का साहस नहीं जुटा पाई। कहते हैं कि अक्ल से खुद पहचाना जाता है। अचंभा सा है कि फिजूल की बातें मत करो। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी ही बात मान लेता हूँ कि बाबू सिंह इस संसार में नहीं है। जी, उनकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई, हत्या हुई है। इसीलिए तो, धमकाने जैसे स्वर में जगन ने पूछा। इसीलिए तो का क्या मतलब है? इसीलिए तो प्रेत होने का विश्वास होता है। और वह मौन रह गई। उसने दृष्टि झुका ली। मान लिया कि बाबू सिंह प्रेत हो गए, ये भी मान लिया कि प्रेत होने के बाद वो भूखे भी है। वैसी हालत में वो तुमसे रोटी मांगने आएंगे या अपने शत्रु जगेश चंद्र का खून पीकर अपनी भूख मिटाएंगे? सचमुच? वह चौंकी और उसका चेहरा एकदम आभायुक्त हो गया। सचमुच क्या? सचमुच मुझे भ्रम में डालने के लिए उस कमीने ने ही ये सब किया होगा। जेल जाना चाहती हो? नहीं। हाथ जोड़कर वो बोली, दया कीजिए, मैं यहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। अगर यहाँ रहना है तो जाओ और चंद्रकांत और उनकी पत्नी को यहाँ बुला कर लाओ। उनसे क्षमा मांगो। तुम्हारे कारण उन्हें कितनी परेशानी हुई है, जानती हो? वो तुरंत उठकर चली गई। जब वह लौटी तो उसके साथ सचमुच चंद्रकांत और उनकी पत्नी थे। आपको मेरे कारण जो कष्ट हुआ है, मैं क्षमा चाहती हूँ।
मैं यहीं रहूंगी और कहीं जाने की बात तक नहीं करूंगी। उसने झुककर पहले चंद्रकांत के पाँव छुए। चौंक पड़े वह। फिर वह चंद्रकांत की पत्नी के पाँव छूने को झुकी तो उन्होंने उसे बाहों में भरकर रोक लिया। इसे ले जाइए नानी जी, और अगर ये फिर कोई गड़बड़ करे तो तुरंत मुझे सूचित कर देना। और तब जबकि वो दोनों चली गई तो चकित से चंद्रकांत ने आत्मीयता से जगन के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, ये जादू कैसे किया भाई? ये सब आपके आशीर्वाद का फल है नाना जी। अलबत्ता आपके आवास पर पहरा देने वाले सुरक्षा गार्ड एकदम भेड़ के फूफा है। अगर वह सावधान होते तो ये गड़बड़ नहीं होती। यूँ सुझाव जगन का था, परंतु जगन और बंदूक सिंह दोनों ही सहमत थे कि होटल पहुंचने से पहले लॉकअप में बंद दादा और झाऊमल को अपनी एक झलक दिखा दी जाए और उनकी एक झलक देख ली जाए। और इसीलिए जब कार चंद्रकांत के आवाज़ से चली तो होटल की ओर नहीं, खुफिया पुलिस के केंद्र की ओर पहुंचने के लिए दौड़ी। ठीक तब तब जबकि पूरब से पश्चिम की ओर दौड़ती कार को चौराहे से दक्षिण की ओर मुड़कर खुफिया पुलिस के केंद्र के मुख्य द्वार की ओर बढ़ना था। चौराहे से दरवाजे की दूरी कठिनता से 200 कदम की दूरी पर थी। ये मात्र संयोग नहीं था, जबकि जगन भी चौंका और बंदूक सिंह ने तुरंत ब्रेक लगाकर कार रोक दी। दोनों ने ही देखा था कि खुफिया पुलिस केंद्र के सामने वाले फुटपाथ पर एक व्यक्ति खड़ा था, और जैसे ही कार उस दिशा में मुड़ी उसने हाथ में कोई वस्तु लेकर हाथ ऊपर उठाया, परंतु कार रुक जाने के कारण उसका निशाना चूक गया और लगभग 25 कदम कार से आगे एक विस्फोट हुआ। दस्ती बम का विस्फोट। जैसे ही विस्फोट हुआ बंदूक सिंह ने पुनः कार आगे बढ़ा दी। ये कार्य भी दस्ती बम फेंकने वाले की आशा के प्रतिकूल हुआ। घबराकर वह भागा, परंतु कार उसके पीछे थी। अब खुफिया पुलिस केंद्र का दरवाज़ा लगभग 100 कदम पीछे छूट गया था। कार के आगे दौड़ना तो संभव नहीं था। आवासीय 4 मंजिली इमारतों के बीच में एक गली थी। वह गली में ही मुड़ गया। लगभग चलती कार से जगन कूद गया और उस हथगोला फेंकने वाले व्यक्ति को जगन ने तब धर दबोचा जब वह गली को भी सुरक्षित न पाकर बिल्डिंग की लगभग 8 फीट ऊंची चारदीवारी पर चढ़ने की चेष्टा कर रहा था। उधर जगन ने उसे दबोचा, इधर ठीक वही कार रोककर बंदूक सिंह कार से उतरा और ताबड़तोड़ उस व्यक्ति के कई लातें जमा दी। रहने दो भाई, जगन ने कहा, इसे ले जाकर पहले लॉकअप में बंद कर देते हैं, फिर इत्मीनान से इसकी पूजा करेंगे। जी नहीं, दृढ़ स्वर में बंदूक सिंह ने कहा, इतने लॉकअप कहा है कि सुबह शाम राह में अटकने वाले हरामियों को बंद करते रहे। इसका मैं यूनानी पद्धति से इलाज करूँगा। आप ज़रा कार स्टार्ट कीजिए। तू भी सुन ले बेटा, अगर चीखा चिल्लाया तो फौरन गला दबाकर यमलोक भेज दूंगा। उसे साथ लेकर बंदूक सिंह पीछे की सीट पर बैठ गया। जगन ने कार स्टार्ट की। बंदूक सिंह ने आदेश के स्वर में कहा, सीधे हाथ को मोड़िए और सीधे चलिए। और इस प्रकार खुफिया पुलिस केंद्र पीछे छूट गया। फिर फुटबॉल स्टेडियम, वाटर वर्क्स और कॉलोनी पीछे रह गई। अब कार एक पुराने कब्रिस्तान के निकट से गुजर रही थी। आगे श्मशान था, फिर नदी थी। कार रोकिए। कार रोकते हुए जगन ने पूछा, यहाँ क्या इसे दफनाने का इरादा है? नहीं, इतनी आसानी से इसे मौत नहीं दूंगा। जरा देखिएगा किस तरह कूट कर धान में से चावल निकालता हूँ। और वो तीनों इस समय थे भग्न कब्रिस्तान की दीवार के निकट। यूँ आकाश में बादल थे, बिजली भी चमक रही थी, परंतु इस समय चांद बादलों से मुक्त था। वातावरण चांदनी में जैसे स्नान कर रहा था। दीवार के निकट पहुंचकर जगन ने रुककर सिगरेट जलाते हुए तमाशाई ही बने रहने का निश्चय किया। बंदूक सिंह ने अभी तक पीछे से उसका कॉलर पकड़ रखा था, अब कॉलर छोड़ दिया। वो जो अधेड़ उम्र का इकहरे बदन का व्यक्ति था, शायद बहुत ही चतुर व्यक्ति था। बंदूक सिंह की ओर देखता हुआ वो पीछे हटा। 1 कदम, 2 कदम, और फिर वह हिरन की तरह कुलाज भरता भागा और बंदूक सिंह जैसे उसका तमाशा देख ही लेना चाहता था। परंतु दुर्भाग्य, वो कुछ कदम ही भागा था कि हड़बड़ाहट में एक पत्थर की ठोकर खाकर गिरा। बंदूक सिंह बड़े इत्मीनान से बढ़ा और तब जबकि वो उठकर फिर भागने का यत्न कर रहा था, उसके पाँव में अडंगी दे दी। वह फिर औदे मुँह गिरा और गिरते ही वह चीखा, बचाओ! इतनी जोर की चीखा कि आसपास का वातावरण गूंज उठा। तभी जैसे बंदूक सिंह का धीरज चुप गया। 1, 2, 3, एक के बाद एक उसने ताबड़तोड़ लातें जमानी आरंभ कर दी। चीख और चीख हरामजादे, चीख कर बुला अपने माई बाप को।
आज की रात क्या समझा? तुझे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तेरी नाक से लेकर पाँव तक 17 जगह से हड्डियाँ तोड़ दूंगा। हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो। मैं तो गरीब दर्जी हूँ। रात ही रात में तुझे दर्जी से रफूगर बना दूंगा। साले, दर्जी कपड़ा सिलते हैं या हथगोले फेंकते हैं? मुझसे गलती हो गई। ठीक, पहले तूने गलती की, अब हम करेंगे। बोल, काट छाट कर तुझे कमीज़ बनाऊं या पजामा? और फिर ताबड़तोड़ 3 लाते। इस बार वो बड़बड़ाया तो, परंतु चीखा नहीं। मर गया, माफ़ कर दो, मेरा एक ही बच्चा है, वो अनाथ हो जाएगा। मैं कान पकड़ता हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं पाँव पकड़ता हूँ। अब सिगरेट फेंक कर जगन आगे आया। उसने बंदूक सिंह की बाह पकड़कर उसे तनिक अलग हटाते हुए कहा, यानी दर्जी हो, उठकर बैठो। एक बात सच सच बताओ, हथगोला सड़क पर फटा? इतना भयानक था हथगोला कि सड़क का पलस्तर उखड़ गया। अगर वह हथगोला हमारी कार पर पड़ा होता तो हम दोनों एकदम नरकधाम पहुंच जाते। पिटना नहीं चाहते? अच्छा, न सही, सचमुच अगर मर जाओगे तो तुम्हारा एक ही बच्चा है, वह अनाथ हो जाएगा। परंतु भाई, मेरी तो पूरी 5 लड़कियां हैं। मैं अगर मर जाता, मेरी 5 लड़कियों का क्या होता? खैर जाने दो, मुकद्दर बड़ी चीज़ है। सिर्फ ये सच सच बता दो कि तुम हमें क्यों नरकगामी बनाना चाहते थे? हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जगन उसके निकट ही बैठ गया, उसे सहारा देकर बैठाया। वह अब भी करा रहा था। बोलोगे नहीं? बोलूँगा साहब, बोलो। सिर्फ आप लोगों की कार की पहचान करवाई गई थी। और बोलो। कहा था कि तुम्हारी कार पर हथगोला फेंक कर भाग आओ। किसने कहा था? नाम मत पूछिए साहब, नाम तो बताना ही होगा। नाम नहीं बताऊंगा। अगर नाम बता दिया तो मेरी बीवी और बच्चे दोनों को मार दिया जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मत बताओ। उठते हुए जगन ने कहा, मिस्टर बंदूक सिंह। यस सर। हमें आदमी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। यानी? इनसे ये मत पूछो कि किसने इन्हें बम दिया और किसने ये कहा कि बम हमारी गाड़ी पर फोड़ दो। तुम पूछोगे तो ये बेचारे नाम बताने को मजबूर हो जाएंगे और इस कारण इनके बीवी बच्चे खत्म कर दिए जाएंगे। तुम इनकी हड्डियाँ तोड़ो या मार मार कर इनकी जान निकाल दो। अब मैं बीच में नहीं बोलूँगा। ठीक है, आप एक तरफ बैठ जाइए। पूरे 100 रुपये का नुकसान होगा, परंतु पहले इसकी खोपड़ी पर अपने दोनों जूते तोड़ देना चाहता हूँ। अगर इसके बाद भी जिंदा रहा तो। बंदूक सिंह ने पाँव से जूता निकाला ही था कि वह गिड़गिड़ाता हुआ बोला, बाबूजी, बाबूजी। जगन ने कहा, मेरी खोपड़ी क्यों चाटते हो भाई? सच्ची बात तुम बताना नहीं चाहते और जितना झूठ कहोगे उतना ही पिटोगे। आपके हाथ जोड़ता हूँ बाबूजी, जो कायदे का काम है वो कर सकता हूँ। तुम्हारे बीवी और बच्चे की सुरक्षा की गारंटी ले सकता हूँ। मैं सब कुछ बता दूंगा बाबूजी। तो बता दो। आप पास आइए बाबूजी, इससे मुझे डर लगता है। निकट आकर जगन ने कहा, बताओ। 1 घंटे बाद शहर के एक बार और रेस्तरां में वह व्यक्ति जिसने हथगोला फेंका था शायद कुछ अधिक ही शराब पी गया था। यूँ अब उसके सामने खाना था, परंतु शायद नशे के कारण वह भली प्रकार से खाना नहीं खा पा रहा था। उसकी धूल दूसरे कपड़ों में कई स्थानों पर भाजी भी गिर पड़ी थी। उसके सामने बैठे जगन और बंदूक सिंह केवल पी रहे थे। कभी कभी उस व्यक्ति को दृष्टि भरकर देख भी लेते थे। अधेड़ इकहरे बदन का व्यक्ति हिटलर कट मूछों के कारण हास्यप्रद सा लग रहा था। विशेष रूप से बंदूक सिंह बड़ी कठिनाई से हंसी रोक पा रहा था। अलबत्ता जगन गंभीर था और सहज भी था। आपके लिए और क्या मंगाया जाए? भूपत लाल जी। एक उसे अर्थात भूपत लाल को हिचकी आई। फलस्वरूप चम्मच जिसमें रायता था मुंह में पहुंचने की बजाय कमीज पर ही रायता गिर पड़ा। हिक उसने फिर हिचकी लेते हुए चम्मच मेज पर पटक दी और जगन की ओर दृष्टि उठाकर कहा, खाना बड़ी चीज़ नहीं है, पीना भी बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है रिश्ता। हिक आपको बाप माना है ना, सगा बाप माना है, असली चीज़ यही है। हिक आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं भूपतलाल जी। गलत। हिक जो बेटा बाप को शर्मिंदा करे उस बेटे पर लानत है। मैं
यानी भूपत क्या हूँ? हिक, मैं एक दर्जी हूँ, मामूली दर्जी। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बाप माना, मेरी इज्जत बढ़ गई। सब साले डैमफुल हो गए। मैं हो गया बड़ा साहब का बच्चा। थैंक यू मिस्टर बाप। आपके लिए एक सफारी सूट बनाऊंगा, A1। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई के दर्जी उस सफारी सूट को देखेंगे और शर्मिंदा होकर अपनी अपनी नाक काट कर कुत्तों को खिला देंगे। हिक, भूपत लाल जी। जी बाप साहब जी। आप जल्दी से खाना निपटा लीजिए। हिक, खाना ज़रूरी नहीं है पिता साहब जी, यानी कि क्या? मैं यहाँ खाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपका हुक्म सुनने के लिए बैठा हूँ। अगर हुक्म देंगे तो आपको श्रवण कुमार की तरह उठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जाऊँगा। अगर हिक दूसरा हुक्म देंगे तो राम की तरह वनवास पर चला जाऊँगा। हिक, ये सभी बातें बात की है, फिलहाल तो आपकी पत्नी और बच्चे की सुरक्षा करनी है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हिक, यानी उनको मर खप जाने दो। हिक, बाप बड़ी चीज़ है। तभी इंस्पेक्टर फिद्दे मियाँ आए और जगन के निकट कुर्सी खींच कर बैठ गए। वारंट ले आया हूँ, फोर्स बाहर एकदम तैयार है। इसका मतलब है अब तो आज की रात गोल। शायद बस एक ही बात का अफसोस है कि आज की रात दादा और झामल आराम से सोएंगे नहीं। यानी ऐसे मामले में एक तरकीब करनी होती है, वह कर आया हूँ। तरकीब? यानी तरकीब। तरकीब तो खुफिया पुलिस की बहुत होती है। तरकीब नंबर, ये बिना नंबर की तरकीब है, यानी तरकीब नंबर 0। मैंने ही ये तरकीब ईजाद की है। क्यों नहीं ईजाद करोगे, आखिर हमारे चचा हो। नशे में झूमता सा भूपत लाल बोला। चचा नहीं बाप, मैं बाप बोलता हूँ, यानी पिताजी। उसकी बात अनसुनी करते हुए फिद्दे मियाँ कह रहे थे, मेंढकों में भी जात बिरादरी होती है, वो भी मूर्ख हिंदू मुसलमानों की तरह झगड़ा करते हैं। 2 मेंढक तालाब के और 2 मेंढक कुएं के एक हवालात में छोड़ देने से, यानी 4 मेंढक छोड़ देने से काम बन जाता है। जब हवालाती सोने लगेगा तो मेंढक उसे ऊंचा ढू समझकर उस पर चढ़कर लड़ने और फुदकने लगते हैं, परंतु जब हवालाती चौंक कर उठता है तो वह डर कर फुदकते हुए कोनों में जा छुपते हैं। रात भर इसी तरह लुका छुपी चलती रहती है। मान गए चचा मियाँ। भूपत लाल मानो नींद से जागा। चचा मियाँ नहीं, बाप मियाँ, पिताजी मियाँ। जगन, बंदूक सिंह और फिद्दे मियाँ उठे और फिद्दे मियाँ ने भूपत लाल को सहारा देते हुए उठाया। उठिए बादशाह सलामत। भूपत लाल सहारा पाकर उठा। वेटर बंदूक सिंह के निकट खड़ा था। बंदूक सिंह बिल चुका रहा था। बॉय, भूपत ने आवाज़ लगाई। जी, वेटर निकट ही तो था। पोछा मारो। जी जी हाँ, पहले मेज़ पर से बर्तन उठाए जाएंगे, उसके बाद ज़रूर मेज़ पर पोछा मारा जाएगा। कैसा बॉय है तुम? मेज़ पर पोछा मारने को कौन गधे का बच्चा बोलता है? इधर इधर पोछा मारो भाई। भूपत लाल ने अपनी कमीज़ हिलाकर दिखाई। चचा मियाँ ने मेज़ पर रखा नैपकिन उठाया और भूपत लाल की कमीज़ पर जहाँ जहाँ खाना गिरा था पोंछना आरंभ कर दिया। बाप भाग गया? जाने दीजिए, मैं जो खिदमत में हाजिर हूँ। तुम वेरी गुड आदमी हैं, शुक्रिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए मैं एक अमेरिकन कट सूट सिल कर दूंगा। आपकी मेहरबानी, लेकिन पहले बोल देना भाई, अमेरिका में 5 तरह के सूट चलते हैं, वाटरगेट कट, हॉलीवुड कट, हनीमून कट, क्ले कट और चार्ली चैपलिन कट। क्या समझे? पहले बोल देना। भूपत लाल दर्जी को बाद में खटखट या किटकिट पसंद नहीं है। ज़रूर बोल दूंगा। चलिए